दोस्तों, अभी हम स्टॉक मार्केट बढ़ेगा या फिर गिरेगा उसका पार्ट 2 लेसन देखने वाले हैं। पहला पार्ट अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप इधर आकर हाउ टू नो स्टॉक मार्केट फॉल और राइज ये आप देख सकते हैं। उस वीडियो में हम लोगों ने FIS और DIS का लास्ट 15 to 17 ईयर्स का डेटा स्टडी किया है। उस टाइम पे क्या क्या सिचुएशन हुई, डेटा जैसे चेंज हुआ उस तरह से कैसे सिचुएशन चेंज हुई उसको भी हम लोगों ने मार्क किया है। अगर वो आप लोगों ने लेसन नहीं देखा है तो वो ज़रूर देखना, क्योंकि वो लेसन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस लेसन से इधर हम लोग एक अजम्पशंस लगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उस वीडियो में ये जो डेटा हम लोगों ने समझा है ये बहुत ही ज़रूरी डेटा है। इसमें हमें डायरेक्ट कनेक्शन समझ में आता है कि FIS और DIS जब बाय या सेल करते हैं तो कैसे मार्केट में चेंजेस आते हैं और कैसे मार्केट बढ़ता है या फिर गिरता है। अभी आप वापस देख सकते हैं कि FIS का डेटा वापस निगेटिव स्टार्ट हुआ है और DIS का डेटा भी उसके साथ साथ चल रहा है। अगर आप देखेंगे तो जुलाई महीने से आप देख सकते हैं कि डेटा 23 जुलाई के बाद निगेटिव होना स्टार्ट हुआ था और उसके बाद इधर तक ये डेटा निगेटिव चल रहा है। तो ये डेटा किस तरह से स्टडी करना चाहिए और ये डेटा कैसे स्टडी किया जाता है वो उस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया है। अभी हम उसका सेकेंड पार्ट देख रहे हैं, तो अभी हम लोग आगे बढ़ के और डेटा को समझते हैं। अगर आप लोग स्क्रीनर वेबसाइट पे निफ्टी 50 को सर्च करेंगे तो आपको इस तरह से डेटा मिलेगा और ये निफ्टी के अंदर की 50 कंपनीज है। ये 50 कंपनीज डिसाइड करती है कि मार्केट ऊपर जाएगा कि मार्केट गिरेगा। तो ये समझने के लिए हम लोगों ने क्या किया है, सिंपल एक एक्सरसाइज करने की कोशिश की है। ये एक्सरसाइज आप भी कर सकते हैं अगर आपको और सही तरीके से समझना है कि निफ्टी किस डायरेक्शन में मूव हो रहा है और निफ्टी आज के तारीख में ओवर वैल्यूड है कि अंडर वैल्यूड है। अगर ये आपको ऑलरेडी समझ में आएगा तो आप आपकी जो पोजीशंस रहेंगे, जैसे कि आपने कोई स्टॉक परचेज किए रहेंगे या फिर आप करने वाले रहेंगे परचेज, तो उस हिसाब से कर सकेंगे कि आज कितना अलोकेट करना है फंड या कल कितना अलोकेट करना है फंड, वो आप डिसाइड कर पाओगे अगर आपको मार्केट की स्थिति सही तरीके से पता रहेगी। और वो समझने के लिए ये डेटा भी बहुत इंपॉर्टेंट डेटा होता है। तो अगर इसको समझना है तो आप देखो, ये टॉप 50 कंपनीज है, इसको हम लोगों ने एक एक्सेल में लिया है। इधर आप देख सकते हैं, इधर हम लोगों ने P लिया है, उसके बाद इधर इंडस्ट्री P लिया है और 5US का भी मीडियन P लिया है उस पर्टिकुलर कंपनी का। तो ये कंपनी किसी इंडस्ट्री में रहेगी तो उसका P है, ये कंपनी का खुद का P है और यही कंपनी का खुद का लास्ट 5 ईयर्स का मीडियन P है। तो ये सारा डेटा लिया हुआ है। फिर निफ्टी में इन कंपनीज का वेटेज क्या है आज के तारीख में मार्केट कैप के हिसाब से, वो इधर कैलकुलेट किया है। तो अगर आप देखेंगे तो टॉप 50 कंपनीज में अगर ये 15 कंपनीज सिलेक्ट करेंगे तो आपको दिखेगा सम जो आएगा 60% आएगा, यानी कि अराउंड 60% इसका वेट है। मतलब मार्केट मूव होगा ये ज़्यादा तक ये 15 कंपनीज डिसाइड करेंगी और बाकी की जो कंपनीज है वो सपोर्टिव तरीके से इसमें इन्वॉल्व रहेगी। तो मेनली ये 15 कंपनीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। जैसे कि अगर आपको मार्केट के बारे में समझना है तो आज के तारीख में अगर देखेंगे तो रिलायंस इंडस्ट्रीज उसके इंडस्ट्री P के बहुत आगे चल रहा है, लेकिन उसका 5 ईयर्स का जब डेटा देखते हैं तो 5 ईयर्स में उसका रिलायंस इंडस्ट्रीज का जो P है वो अराउंड 25 है। अगर ये आपको समझना है तो चलो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। स्क्रीनर वेबसाइट पे आ जाएंगे तो आपको इधर क्लिक करना है, रिलायंस इंडस्ट्रीज के ऊपर P रेशो में जाना है और आप इधर देख सकते हैं ये जब भी P नीचे आता है, जैसे कि ये 22 आया, इधर 21 आया, इधर 23 आया, ये लाइन के नीचे आया उस जगह से वापस ऊपर गया है। तो इसका मतलब क्या, जब कोई रिलायंस का स्टॉक को इतना लोअर साइड पे ट्रेड करते हुए देखेगा तो उसमें इन्वेस्ट करेगा और वो जब बढ़ेगा तो मार्केट को भी ऊपर मूव करेगा। आप इधर भी देख सकते हैं ये P नीचे गया था मार्च 20 में, जब कोरोना के टाइम पे वो बहुत ही ज़्यादा नीचे गया था और उसके बाद वापस ऊपर आया। तो ये ऊपर आने के बाद इस लेवल के ऊपर होल्ड कर रहा था बहुत टाइम तक और उसके बाद ये अभी P जो है अराउंड 22 तक गया था। P का और प्राइस का कोई रिलेशन नहीं है, यानी कि आप सोचोगे कि प्राइस बढ़ रही है इसके लिए नहीं, वो प्रॉफिट बढ़ रहा है इसकी वजह से P नीचे जा रहा है। अगर नीचे आता हुआ दिखता है P तो वापस लोग इन्वेस्ट करते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो मार्च 23 में प्राइस थी 2000 रुपीज़ और उसके बाद वो बढ़ के अराउंड 3000 रुपीज़ तक चली गई, 3200 रुपीज़ तक। तो इसका मतलब क्या, इधर लोगों को P अंडर वैल्यूड दिखा तो लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया और उसके बाद वापस से स्टॉक ऊपर जाते हुए दिखा। तो ये जो रेशोज होते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रेशोज होते हैं जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो। तभी आप जब इसको स्टॉक के साथ कंपेयर करते हो, जैसे कि आपने रिलायंस इंडस्ट्रीज को कंपेयर किया, इसका 10% वेट है टॉप 50 कंपनीज में। तो अगर इसका 10% वेट है मार्केट कैप का, तो अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज मूव होगी ऊपर या नीचे के डायरेक्शन में तो उसके हिसाब से मार्केट भी थोड़ा बहुत मूव होगा।
तो वैसे ही ये सारी कंपनी उसका एक पार्ट है। तो जैसे ये मूव होगी वैसे स्टॉक मार्केट मूव होगा। तो अगर हम लोग टीसीएस को देखेंगे तो टीसीएस का जो पी है और इंडस्ट्री पी है ये दोनों सेम है, यानी कि इंडस्ट्री के सामने टीसीएस अभी भी ओवर वैल्यूड नहीं है, लेकिन उसका 5 ईयर्स का पी देखेंगे तो अराउंड उधर ही है 30.43 का, यानी कि टीसीएस ओवर वैल्यूड भी नहीं है और अंडर वैल्यूड भी नहीं है। टीसीएस का डेटा देख लेते हैं। तो निफ्टी में आएंगे, टीसीएस को देखेंगे, उसका पी में जाएंगे और आप देखो इधर तक आया था 27.5, उसके बाद वापस 33 गया, वापस नीचे आया, वापस ऊपर गया। तो इधर जो रिजल्ट्स आ रहे हैं कंपनी के, ये जो क्वार्टरली रिजल्ट्स आ रहे हैं उसके हिसाब से उसका जो पी है वो चेंज हो रहा है। पी कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो सब हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया है और वो हम लोगों ने ऑलरेडी देखा है, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं। अगर स्टॉक ओवर वैल्यूड हुआ यानी कि इधर तक चला गया है 40 जो उसका हाईएस्ट पी है, यानी कि हम समझ सकते हैं कि स्टॉक अभी हाईएस्ट जगह पे ट्रेड कर रहा है। अगर वो लो पे ट्रेड कर रहा है यानी कि लोअर साइड पे ट्रेड कर रहा है, तो ये जब बढ़ेगा तो मार्केट को भी मूव करेगा, ये जब गिरेगा तो मार्केट को भी नीचे लेके आएगा। तो इस हिसाब से निफ्टी मूव होगी। बेसिकली आपको निफ्टी को समझना है कि निफ्टी ऊपर जाएगी कि नीचे आएगी, और वो समझने के लिए हम लोग इस तरह से उसके पीस को भी स्टडी करते हैं। हम लोग सिर्फ डेटा को स्टडी नहीं करते, जैसे कि इधर डेटा दिख रहा है, ये जो निगेटिव दिख रहा है और इधर सेलिंग चालू हो गई है, एफआईएस ने ऑलरेडी सेलिंग स्टार्ट की है, वहीं पे डीआईएस उसको कंपनसेट कर रहे हैं और बाइंग कर रहे हैं। लेकिन कब तक डीआईएस बाय करेंगे और कब तक एफआईएस सेल करते रहेंगे वो हमको पता नहीं है। तो हमें पता होने के लिए हमें और एक चीज की जरूरत है, जो सेकंड डेटा है वो है निफ्टी का पी का डेटा। कि निफ्टी में समझ में आएगा कि अगर ये स्टॉक ओवर वैल्यूड है तो ऑटोमेटिकली लोग सेल करके इसमें से निकलना पसंद करेंगे। जब तक वो अंडर वैल्यूड नहीं होते वापस से तब तक वो लोग खरीदेंगे नहीं उसको। तो अगर स्टॉक ओवर वैल्यूड नहीं है तो मार्केट होल्ड करेगा, अगर स्टॉक ओवर वैल्यूड है तो मार्केट नीचे आएगा। तो इस जगह पे अगर हम लोग निफ्टी में देखेंगे तो आप देखो ये एक लेवल मैंने मार्क करके रखी है निफ्टी की, तो इधर आप देख सकते हैं अभी जो निफ्टी जो है ऊपर से अराउंड 3 या 4% नीचे आया है। ओके, 3-4% नीचे आया है, 5% तक मैक्सिमम नीचे आया है। जो हमें लगता है लॉन्ग टर्म के लिए वो ये लेवल लग रही है, अराउंड 16% निफ्टी नीचे आएगा तो एक डाउन साइड आया, वैसा हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। कैसे? जैसे कि ये डीआईएस में निगेटिव डेटा हम लोगों को दिखता है, ये देखो 4 मंथ्स का है, इधर 4 मंथ्स का डेटा है, ये 3 मंथ्स का डेटा है, ये 7 मंथ्स का डेटा है, ये 3 मंथ्स का डेटा है, इधर 5 मंथ्स का है, 3 मंथ्स का है। तो ऐसे अगर हम लोग देखेंगे तो जब ये डेटा मूव कर रहा है, ओके, ये 9 मंथ्स का है, तो 9 मंथ तक मार्केट नीचे आ रहा था, वो हम लोगों ने चार्ट के थ्रू देखा था। अगर वही इधर डेटा के हिसाब से मार्केट नीचे आना स्टार्ट करेगा तो ये एक दिन में नहीं आएगा, एक महीने में नहीं आएगा, ये 3 to 4 मंथ्स या 9 मंथ्स तक नीचे आते जाएगा और फिर एक लेवल आएगी और उस लेवल से वापस मार्केट ऊपर जाना स्टार्ट करेगा। तो मार्केट आपका जो गिरेगा वो सडनली गिरेगा नहीं, कुछ पीरियड लेगा। जैसे कि ये देखो इधर से आप देखेंगे सितंबर से अक्टूबर मंथ, यानी कि 1.5 मंथ तक का टाइम लिया है। तो वैसे ही मार्केट जब बढ़ रहा है तो भी उतना ही टाइम ले रहा है, वैसे ही गिरने के टाइम पे भी टाइम लेगा। एक दिन में मार्केट सडनली गिरना बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि उतना सेलिंग मार्केट में होना जरूरी है। अगर नहीं हुआ है तो ऐसे वापस से रिकवर हो जाएगा। तो अगर इधर सेलिंग हुआ है और उसकी वजह से गिर रहा है तो ये लॉन्ग टर्म में गिरते जाएगा और एक लेवल आएगी। तो आपको पता होना चाहिए अगर ये लेवल आ रही है नीचे के लेवल पे तो आप किधर एंट्री करना जरूरी है मार्केट में, और वो करने से पहले आपको इस डेटा को स्टडी करना जरूरी है। अपने डीआईएस का डेटा देख रहे हो, एफआईएस का डेटा देख रहे हो, लेकिन पी किधर तक चल रहा है, इंडस्ट्री का पी क्या चल रहा है, कंपनी का पी क्या चल रहा है, कंपनी का मीडियन पी क्या चल रहा है। तो अगर हम लोग इधर एनालिसिस करेंगे तो इधर आप देखेंगे तो ये टॉप 15 कंपनीज है। इन टॉप 15 कंपनीज में इंडस्ट्री पी के सामने 1 2 3 4 5 6 7 कंपनीज है, यानी कि 15 में से 7 कंपनीज आप कंसिडर करो जो अभी भी अंडर वैल्यूड दिख रही है इंडस्ट्री पी के सामने। लेकिन वहीं पे अगर हम लोग टॉप 15 कंपनीज में जाएंगे तो आप देखेंगे 1 2 3 4 5 जगह पे, मतलब 15 कंपनीज में से 5 कंपनीज ऐसी है जो उसके मीडियन पी के नीचे ट्रेड कर रही है, बाकी सारी कंपनीज मीडियन पी के ऊपर ट्रेड कर रही है, यानी कि हायर लेवल पे ट्रेड कर रही है, मीडियन पी के पास नज़दीक में ट्रेड नहीं कर रही है। और उसमें भी आप देखेंगे तो अभी लास्ट 3-4-5 डेज में मार्केट जो गिरा उसके सामने भी ये थोड़ा बहुत करेक्शन है। तो जब मार्केट गिरना स्टार्ट हुआ रहेगा उस टाइम पे ये डेटा और कुछ रहेगा,
अभी अगर हम दोनों साइड पे देखें, यानी कि इंडस्ट्री पीई और 5S में भी अंडर वैल्यूड है, ऐसे कौन से स्टॉक है? तो अगर आप देखेंगे तो हिंदुस्तान यूनिलीवर दोनों जगह पे अंडर वैल्यूड दिखता है। उसके बाद मारुति सुजुकी और टाटा मोटर्स अंडर वैल्यूड दिखता है। उसके बाद डायरेक्टली नीचे बीपीसीएल अंडर वैल्यूड दिखता है। उसके बाद सिप्ला और आइशर मोटर अंडर वैल्यूड दिखता है, डॉक्टर रेड्डी अंडर वैल्यूड दिखता है और इंडसइंड बैंक अंडर वैल्यूड दिखता है। ऐसे कितने स्टॉक है ये? अगर ये दोनों जगह पे अंडर वैल्यूड दिखे तो ये अराउंड 8 स्टॉक है आउट ऑफ 50 स्टॉक। तो 50 स्टॉक में उसके पी के नीचे ट्रेड करने वाले सिर्फ 8 स्टॉक है, बाकी सारे उसके पी के अबो स्टॉक ट्रेड कर रहे हैं। इंडस्ट्री पी को अगर हम लोग इग्नोर करें तो आप समझ सकते हैं मार्केट में 50 में से 8 स्टॉक ऐसे हैं जो ऑलरेडी अंडर वैल्यूड है, बाकी के सारे स्टॉक उसके मीडियन पी के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं या फिर इंडस्ट्री के साथ कंपेयर करें तो ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। दोनों जगह पे हम लोग अगर कंपैरिजन करें, इससे हमें एक डायरेक्शन समझ में आता है कि निफ्टी अंडर वैल्यूड तो नहीं है, अभी तक ओवर वैल्यूड चल रही है। निफ्टी अंडर वैल्यूड कब आएगी? जब वो मार्केट गिरेगा, उसके बाद वो अंडर वैल्यूड आएगी, यानी कि ये स्टॉक्स गिरेंगे। अगर ये स्टॉक गिरेंगे और उसके जो लेवल्स रहेंगे उस तक आ जाते तो वापस आपको बाइंग दिखेगी। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि अगर ये डेटा आपको बता रहा है कि अंडर वैल्यूड नहीं है मार्केट, ओवर वैल्यूड है मार्केट, और उसके कंपैरिजन में मार्केट में अभी जो सेलिंग आ रही है वो पॉजिटिव सेलिंग है मार्केट के हिसाब से, क्योंकि मार्केट करेक्ट होना चाहता है, प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। ओवर वैल्यूड कब पता चलेंगे? जब वो मीडियन पी के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं हायर लेवल पे। तो ये सारी चीज़ों को भी ध्यान में रखना ज़रूरी होता है जब आप निफ्टी को एनालिसिस करते हो, निफ्टी को देखते हो। हम डायरेक्टली ब्लाइंडली स्टॉक नहीं बेच सकते। स्टॉक बेचने के वक्त हमें एक निफ्टी का डायरेक्शन भी ऑलरेडी पता होना चाहिए। ये हम टेंटेटिव एनालिसिस करते हैं, ऐसा नहीं है कि हमने ओवरऑल सारा एनालिसिस कर दिया और यही फाइनल हो गया, ऐसा नहीं होता है। एक टेंटेटिव निफ्टी का एनालिसिस है, फिर स्टॉक स्पेसिफिक भी एनालिसिस होगा। हर एक स्टॉक को आप ओपन करके देखोगे, उसमें आप देखने की कोशिश करोगे कि अभी के लेवल पे वो स्टॉक किधर ट्रेड कर रहा है। आप डायरेक्टली उसको सेल नहीं कर सकते हैं। अगर कोई स्टॉक अच्छे लेवल पे है और वो और बढ़ सकता है तो उसको बेचने की ज़रूरत नहीं। इवन मार्केट गिरेगा तभी भी वो स्टॉक बढ़ सकता है, ज़रूरी नहीं वो स्टॉक गिरेगा। लेकिन हम क्या रिस्क ले रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है। अभी देखो, अगर आपको अच्छा प्रॉफिट हो रहा है 25,000 लेवल के ऊपर, मार्केट ऑलरेडी ओवर वैल्यूड हो चुका है, आप क्यों इधर रुक के आपने जो ऑलरेडी प्रॉफिट कमाया है उसको लूज करना चाहोगे? आप चाहोगे कि वापस एंट्री इधर हो जाए। अगर मार्केट ऊपर चला भी जाता है, समझो 10-15% ऊपर भी जाएगा, आपने अगर 70% प्रॉफिट बुक किया है, 60% प्रॉफिट ऑलरेडी आपके पास है, आप क्यों उसको लूज करना चाहोगे? आप चाहोगे कि मैं उस प्रॉफिट को ले लेता हूँ, भले मार्केट ऊपर भी जाए, वापस तो नीचे आना ही है ना, फिर मैं वापस एंट्री कर सकता हूँ। तो ये आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप होनी ज़रूरी है। अगर ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं होगी तो क्या होगा? इवेंचुअली मार्केट नीचे आएगा, आपके स्टॉक भी नीचे आएंगे, वापस इधर से मार्केट ऊपर जाएगा। ये जो पीरियड में आपने जो लॉस किया वो लॉस किधर बुक होगा? वो लॉस बुक ही नहीं होगा, आपको होल्ड करना पड़ेगा। फिर वापस मार्केट ऊपर जाएगा, वापस आप उधर जाकर सेल करोगे। फिर आप देखोगे कि नहीं यार, इधर मिस किया था तो इधर मिस नहीं करना है, फिर वापस मिस करोगे इस डेटा को। फिर वापस उस टाइम पे ये डेटा के हिसाब से और ये जो हमने निफ्टी का डेटा देखा उस हिसाब से मार्केट अगर अंडर वैल्यूड रहेगा उस एरिया में, यानी कि इधर मार्केट वापस अंडर वैल्यूड रहेगा, तो आप उसमें एंट्री नहीं करोगे। आपको पता ही नहीं रहेगा उसमें एंट्री कैसे करना है, क्योंकि आपने इधर लूज किया प्रॉफिट, इसके लिए आप इधर बुक करना चाहोगे। तो इवेंचुअली जाकर आप जो इधर इतना जो टाइम स्पेंड करने वाले हैं, तो इतना टाइम के पहले इधर आप बुक कर सकते हैं। जो भी 5-10% आगे पीछे होगा वो आप एडजस्ट कर सकते हैं और फिर इधर वापस बाय कर सकते हैं सारे स्टॉक्स को, और वापस इधर एंट्री करके एक लॉन्गर रन के लिए जा सकते हैं, जो भी मार्केट का नेक्स्ट मूवमेंट रहेगा उसके हिसाब से। तो प्रॉफिट बुकिंग एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। एक बार प्रॉफिट बुकिंग किया, आपने वापस बाय किया एक सर्टेन लेवल पे, वापस ऊपर गया मार्केट, वापस उधर सेल किया, तो उस तरह से आपका रेंज ऊपर ऊपर जाते रहेगा। मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आती है और मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग एवरी 5 ईयर्स में आई है। तो इस डेटा से आपको पता चल रहा है ऑलरेडी कि मार्केट में बाइंग सेलिंग हो रही है, तो इस डेटा को आप सही से स्टडी करो। एटलीस्ट ये 2 मंथ्स का डेटा होना चाहिए। अभी के टाइम पे अगर हम लोग देखेंगे तो हार्डली 1 मंथ हुआ है, तो अभी ये स्टार्ट हुआ है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो आपको डेटा के हिसाब से समझनी ज़रूरी है। तो आपको पहला FIS और DIS का डेटा देखना ज़रूरी है कि ये किस डायरेक्शन में जा रहा है। उसके बाद निफ्टी का पी, इंडस्ट्री पी और उसके बाद 5 ईयर्स का पी वो भी देखना ज़रूरी है। 10 ईयर्स का पी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, वो बहुत लॉन्गर पीरियड हो जाता है, क्योंकि
इन्वेस्टर का किसी भी स्टॉक स्पेसिफिक जो व्यू होता है वो एवरी 5 ईयर्स में चेंज होते हुए दिखता है। अगर हम लोग ये रिलायंस इंडस्ट्रीज का ही देखते हैं या फिर लार्सन एंड टुब्रो का देखते हैं, अगर आप 10 ईयर्स का डेटा में देखेंगे तो ये जो रेंज थी ये वापस उसने पकड़ के रखी थी, लेकिन इस पूरे पीरियड में ये अराउंड 11.9 तक आ चुका था पी, यानी कि इतना अंडर वैल्यूड था स्टॉक। और आप इसकी प्राइस में देखेंगे तो ये प्राइस अराउंड 1500 गई थी, उधर से वो गिर के 774 मतलब हाफ हो गई थी। आज के तारीख में अगर 3500 है, अगर इसकी कल उठ के हाफ हो जाती है यानी 2000 हो जाती है तो हमें सरप्राइज होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पास्ट में वैसे हुआ है। फ्यूचर में अगर वैसा ही होता है तो उसमें सरप्राइज होने की ज़रूरत नहीं। आप इधर देखो 2000 की प्राइस इधर 1500 आई, यानी कि 500 रुपीज़ से गिरी थी, तो वहीं पे अगर इधर भी गिर जाती है तो उसमें हमें सरप्राइज होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमें पता है कि ऑलरेडी अंडर वैल्यूड नहीं है, वो ओवर वैल्यूड चल रहा है। इधर परचेज नहीं हो सकता है, परचेज होने के लिए ये हमें अंडर वैल्यूड चाहिए, इसके पी के मीडियन पी के नीचे चाहिए। अगर ये निफ्टी में परफॉर्म उस तरह से करने वाला है और निफ्टी में उस तरह से पार्टिसिपेट होने वाला है, इवेंचुअली ये बढ़ेगा नहीं तो निफ्टी भी नहीं बढ़ेगी। मेजॉरिटी स्टॉक कितने हैं आप वो देखना जरूरी है कि ये 15 स्टॉक या 20-25 स्टॉक्स में मेजॉरिटी स्टॉक ऐसे कौन से हैं जो इस मूवमेंट को चेंज कर सकते हैं। क्या रिलायंस बढ़ने वाला है, क्या टीसीएस बढ़ने वाला है, क्या एचडीएफसी बैंक बढ़ने वाली है, क्या भारतीय एयरटेल बढ़ने वाला है, कि ये सारे स्टॉक बढ़ने वाले हैं कि नहीं। अगर ये नहीं बढ़ने वाले हैं तो किस बेसिस पे मार्केट बढ़ने वाला है वो आपको एनालाइज करना जरूरी होता है, तभी आप स्टॉक मार्केट बढ़ेगा या फिर गिरेगा उसको एनालाइज कर पाते हो। और फिर उसके लेवल्स क्या रहेंगे, किधर तक ये मूव होगा नीचे के लेवल पे, और फिर वापस उधर से क्यों ऊपर जाएगा, क्योंकि हमें ऑलरेडी पता है कि किधर इन्वेस्टर एंट्री करने वाले हैं, क्योंकि उनको जब अंडर वैल्यू स्टॉक मिलेगा वो जरूर एंट्री करेंगे और उसमें वापस से बाइंग आएगी, वापस से वो स्टॉक आगे बढ़ते हुए दिखेगा। अगर वो स्टॉक बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली ये जो निफ्टी की मूवमेंट है वो भी आगे बढ़ते हुए दिखेगी और नए लेवल्स हम लोगों को मिलेंगे। तो ये सारी चीज़ों के बारे में आपके पास ऑलरेडी एक एनालिसिस होना चाहिए, ऑलरेडी आपके पास एक डेवलप्ड मेथड होनी चाहिए कि आप इस तरह से देखोगे तभी आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर पाओगे। और ये वन पार्ट ऑफ थ्योरी है, क्योंकि अगर मार्केट में समझो कल उठ के कुछ प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, जैसे कि इसराइल का और ईरान के वॉर की चर्चा हो रही है, उसके अगर न्यूज़ आ जाती है तो उसका एक अलग इम्पैक्ट रहेगा, वो डिफरेंट चीज़ें है। कोरोना एक अलग इम्पैक्ट था, जो आप एक्सीडेंटल चीज़ें हैं उसको मेजर नहीं कर पाओगे, लेकिन जो चीज़ें आपको समझ में आ रही है, नज़र के सामने है कि ये चीज़ है, ये रियल में दिख रही है कि ओवर वैल्यूड है कि अंडर वैल्यूड है, तो अगर इसको आप सही से समझ जाओगे तो आप पहले ही एनालिसिस करके बैठ जाओगे, नहीं भाई ये नेक्स्ट 9 मंथ्स के लिए मुझे स्टॉक मार्केट में कम पैसे रखने हैं, बाकी के पैसे जब मार्केट गिरेगा तो वापस डालूंगा। और ये सारी मेथड्स को आप डेवलप करना ज़रूरी है। अगर ये मेथड्स डेवलप रहेगी तो लॉन्गर टाइम पे जैसे 20-25 ईयर्स के लिए जब आप मार्केट में इन्वेस्टमेंट करोगे वो सारे ईयर्स आपके प्रॉफिटेबल रहेंगे, आप किधर भी प्रॉफिट्स को लूज़ नहीं करोगे। एक जो प्रॉफिट आपने कमाया उसको आप लूज़ करके वापस प्रॉफिट के लिए नहीं जाने वाले हो। आपने प्रॉफिट कमाया, बुक किया, वापस बाय किया, वापस बुक किया, उस तरह से चलेगा। तो ये था इस वीडियो का पार्ट 2। इस वीडियो में हम लोगों ने जितनी ज़रूरी चीज़ें थी वो डिस्कस की है। लास्ट वीडियो में हम बहुत डिटेल में डिस्कस की थी। उन सारी चीज़ों को अगर आप समझ गए रहेंगे, कुछ भी क्वेरी रहेंगी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और पूछ सकते हो, जो भी कमेंट्स रहेंगे वो हम डिस्कस कर सकते हैं। तो अभी मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में।